गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं हमारी थ्योरीलेस फिजिक्स सीरीज के अंदर, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक को और फॉर्मूला यूज किया था वेक्टर डॉट एस के पार्ट को। और आज हम दोबारा फ्लक्स को मास्टर करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार हमने लिया है गॉस थ्योरम को। यानी जितने भी गॉस थ्योरम पे बेस्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो इजी हो, डिफिकल्ट हो, ट्रिकी हो, पीवाईक्यूज हो, आज हम उन सब को इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन उठाओ ताकि ये वाला पार्ट आपको बहुत इजी तरीके से आ जाए। तो शुरू करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आएंगे अपने पहले क्वेश्चन पे और ध्यान से पढ़ेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या गिवन किया गया। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गॉस थ्योरम का एक बेसिक सा छोटा सा फॉर्मूला है, जिसमें वो कहते हैं कि कोई चार्ज सरफेस के अंदर बस रखा होना चाहिए, और जितना भी चार्ज सरफेस के अंदर रखा हो उसे डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, और आपका फ्लक्स एक लाइन में कैलकुलेट होके आ जाएगा। और इसी बात को हम इस पूरे लेक्चर में फॉलो करेंगे। ठीक है, समझ गए? चलो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। लिखा हुआ फिगर शोज दैट थ्री चार्जेस प्लस 2q minus q and plus 3q, two charges plus 2q and minus q are enclosed within a surface S. What is the electric flux due to this configuration through the surfaces? ठीक है, मुझे फ्लक्स बताना है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि भाई गॉस थ्योरम मुझे क्या बताती है। तो गॉस थ्योरम मुझे बताती है कि आपका फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा कि आप जाओ और उस सरफेस के अंदर देखो कितना चार्ज रखा है, कौन सा चार्ज, इनसाइड द सरफेस, और फिर उसे डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से। बस सिंपल, सिर्फ जो अंदर रखा है उस पे फोकस करो और उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो। तो अंदर चार्जेस कितने हैं, 2q और -q। तो मैं नेट चार्ज लिख लूं 2q -q और इसे डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, और मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट। फिनिश्ड। और कुछ ना सोचना है ना करना है। यूनिट लिख दी जाए, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर से। ये जो बाहर वाला चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें अंदर वाले चार्ज से मतलब होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमने एक लाइन में खत्म कर दिया। आई बात समझ में? इतना ही इजी है सर, और सारे क्वेश्चन ऐसे ही इजी रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से देखो क्या लिखा। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट a, 0 एंड 4a, 0। ध्यान से, टू चार्जेस मैग्नीट्यूड, पहला चार्ज है -2q और दूसरा चार्ज है +q। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसे +q। अब बात करें कि इन्हें लोकेट किया गया है, कहाँ पे लोकेट किया गया है। तो पहले वाले चार्ज को लोकेट किया गया है a, 0 पे। a, 0 मतलब x एक्सिस है और y का पार्ट 0 है। दूसरा है 4a, 0 मतलब x एक्सिस का पार्ट तो है लेकिन y एक्सिस का पार्ट 0 है। तो a, 0 एंड 4a, 0। यहां तक बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। वो कह रहे हैं कि इसके सेंटर से आप एक स्फीयर फॉर्म करो जिसका रेडियस कितना हो, 3a। तो अगर यहां से लेके 4 है तो कुछ मान लेता हूं कि 3a यहां पे होगा, और यहां से मैंने क्या किया, एक स्फीयर फॉर्म कर दिया फॉर्म एक स्फीयर। दिस इज द 3a फॉर्म हो गया। और अब मुझे बताना है कि यहां से कितना फ्लक्स पास आउट करेगा। तो सिंपल सी बात है, फिर से फॉर्मूला लिखो अपने फ्लक्स का, phi इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। कौन सा q, इनसाइड वाला। तो जरा देखो इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज आया है, तो -2q। क्या ये चार्ज आ रहा है? नहीं सर, क्योंकि 3a में तो बस इतना ही कवर हो रहा है। तो यहां लिखेंगे हम -2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाइनल आंसर आपका आ चुका है -2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड को हम हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव मतलब हो गया इनसाइड द चार्ज जो नेगेटिव है। इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे आ रही होंगी, सरफेस के अंदर की तरफ। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो फ्लक्स का रिजल्ट आ रहा है वो विद नेगेटिव सिंबल आ रहा है। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? गेट इट? इजी था क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी था पर हम समझे और इजी तरीके से हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस encloses a charge of 8.85 into 10 to the power -8 कूलम। ठीक है, इस बार हमें वैल्यूज गिवन की गई है चार्ज की। पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट होगा, तो हमें पता है क्या लिखना है, phi is equal to q by epsilon naught। कितना चार्ज गिवन है सर, 8.85 into 10 to the power -8 and divided by epsilon naught की वैल्यू क्या होती है सर, सेम 8.85 into 10 to the power -12 होती है। क्या बात समझे? इस पार्ट को ऊपर लेके जाए तो ये देखो कैंसिल हो गया, 12 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, फाइनल आंसर बचेगा 10 टू दी पावर 4। 12 से 8 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 4। आंसर आ गया न्यूटन और कूलम मीटर स्क्वायर। गेट इट?
क्या बात समझे? चलो सेकंड पार्ट को जरा देखो, सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा ध्यान से पढ़िएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल, गॉसियन सरफेस की रेडियस को डबल कर देंगे, हाउ वुड द फ्लक्स चेंज। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लो कि पहले कोई गॉसियन सरफेस ऐसे रहा हो और उसकी रेडियस आ रही हो, अब हम इस गॉसियन सरफेस की रेडियस को क्या करने वाले हैं, पहले से डबल कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे। तो जरा आप अपने फॉर्मूले में देखो, क्या कहीं पे रेडियस का कोई पार्ट है या कहीं पे कोई ऐसा फॉर्मूला हमें लिखना पड़ता है जिसकी वजह से ये पता चलता हो कि चार्ज स्फीयर के अंदर रखा है कि क्यूब के अंदर रखा है, किसी के अंदर रखा है, ऐसा कोई है हमारे फॉर्मूले में? उन्होंने तो बोला बस चार्ज देखो जो सरफेस के अंदर रखा हो और डिवाइड कर दो एप्सिलॉन। उन्होंने कहीं कहा कि इस तरह के सरफेस में रखा हो, उस तरह के सरफेस में रखा हो, है क्या कुछ फॉर्मूले में? मतलब ये सब कुछ जिससे अभी हमें वैल्यूएशन करने को बोला जा रहा है, उससे हमारा रिजल्ट क्या है, इंडिपेंडेंट है। गॉस थ्योरम की यही तो खास बात है कि वो किसी शेप, साइज, इन सब बातों पे डिपेंड ही नहीं करते। आप 2 गुना करो, 4 गुना करो, 5000 गुना करो, भाई उसके अंदर चार्ज तो मेरा क्यू ही है, तो आंसर भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हमेशा के लिए रहेगा। तो आपको बता देना है कि सर ये इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए किसी तरह का कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्या बात समझिए? गेट इट? सिंपल। याद रखना इस बात को। क्या सीखने को मिला कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स का रिजल्ट किसी भी सरफेस के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। समझ गए? ओके, चलो अब ऐसे हमने कुछ क्वेश्चंस और ऐड ऑन किए ताकि आप और अच्छे से इन बातों को सीख पाओ। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कैसा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है? तो ये मैंने बना ली स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, उसके अंदर मैंने कोई चार्ज क्यू रख दिया। अब क्या द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज phi e। अब यहां से जितना भी फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो phi e हो गया। ओके, इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज। क्वेश्चन कह रहा है क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेगा, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा? तो पहला पार्ट इन्होंने बोला है कि देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं इफ द स्फीयर इज रिप्लेस्ड बाय अ क्यूब ऑफ द सेम वॉल्यूम। अभी हमने कहा कि ये जो स्फीयर है इसकी जगह मैं क्या करने जा रहा हूं, आपको एक क्यूब प्रोवाइड कर रहा हूं और अब इस क्यूब के अंदर चार्ज है। अब बताओ आंसर क्या होगा? तो सर हमने तो पहले इसी बात कर ली कि भाई फ्लक्स के फॉर्मूले में तो क्या होता है, चार्ज कितना अंदर रखा है और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से अगर मैं आंसर निकालता तब भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मेरे रिजल्ट पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। इसका मतलब ये किसी के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। क्या बात समझ में आई? किस पे डिपेंड नहीं करता? शेप पे डिपेंड नहीं करता। ये पहली बात होगी। चलो सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। इफ द चार्ज इज मूव्ड ऑफ, इफ द चार्ज इज मूव्ड ऑफ सेंटर इन द ओरिजिनल स्फीयर स्टिल रिमेनिंग इनसाइड। ध्यान से, अभी चार्ज तुम्हारा सेंटर पे रखा था, अब हम इस चार्ज को सेंटर से खिसका के यहां लिया, बिल्कुल कॉर्नर पे लिया है, बस अंदर, इतना मान के चलो बस अंदर है। तो अभी क्वेश्चन पूछेगा फिर से आंसर बताओ, तो मैं कहूंगा भाई मैं तो स्फीयर देखूंगा उसके अंदर चार्ज ढूंढूं तो मुझे ये चार्ज मिला, तो मैंने क्यू लिखा और फिर मैंने इससे डिवाइड कर दिया एप्सिलॉन नॉट से, तो देखो मेरा आंसर तो फिर से वही आ गया। इसका मतलब कि पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं करता, बस क्या होना चाहिए, स्फीयर के अंदर या किसी गॉसियन सरफेस के अंदर रखा होना चाहिए, दैट इज द सफिशिएंट। सेंटर पे रखा है, कॉर्नर पे रखा है, किनारे रखा है, ऊपर रखा है, नीचे रखा है, डजंट मैटर। क्या बात समझी? ओके, नाउ इफ द चार्ज इज मूव्ड जस्ट आउटसाइड द ओरिजिनल स्फीयर। अभी क्या हुआ है कि भाई इस चार्ज को उठा के हम बाहर ले आए, और जैसे तुम बाहर लेके आओगे तो क्या स्फीयर के अंदर कोई चार्ज बचा? नहीं बचा, तो 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और तुम्हारा फाइनल आंसर कितना हो गया? 0। यानी अब तुम्हारा फ्लक्स का रिजल्ट क्या हुआ है भाई? 0 गया। क्या बात समझे? फ्लक्स का रिजल्ट अभी क्या हुआ? 0, क्योंकि सरफेस से बाहर चला गया। तो भाई चार्ज तो चाहिए, चार्ज जैसे ही बाहर जाएगा रिजल्ट मेरा पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। क्यों? नेट इनसाइड मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। क्या बात समझ गए? क्लियर हुई? किन किन बातों पे डिपेंड नहीं कर रहा, शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। पिछले क्वेश्चन में देखा हमने साइज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा था। इन सारी बातों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो ताकि आगे कभी गलतियां ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़ा जाए, ध्यान से देखो। A charge cube is situated at the center of an imaginary hemispherical surface। एक imaginary hemispherical surface बना है, उस पे चार्ज ऐसे रखा हुआ है इसके सेंटर पे, as shown in the figure, using Gauss theorem and symmetry consideration। देखो क्या क्या बोला उसने, बोला कि Gauss theorem यूज करो, symmetry consideration यूज करो। इसका मतलब Gauss theorem के अंदर ये बातें यूज की जाती, तभी तो उसने बोला। अभी आगे देखो, determine the electric flux due to this charge through spherical hemispherical surface। आप इससे आंसर बता दो, ठीक है? तो अभी इसने जो बोला पहले मैं उस पर बात करूंगा। जैसे मान लो कि कहीं पे तुम्हें कोई क्यू चार्ज दे दिया और बोला जाए इस क्यू चार्ज से बताओ फ्लक्स कितना पास आउट हो रहा है, तो आप पूरी तरह से फ्री हो कि इस चार्ज को किसी भी सरफेस के अंदर ले जाके रख दो।
बस वो 3D सरफेस होना चाहिए, एक स्फीयर ले जाओ और उस स्फीयर के अंदर रख दो, तुम्हारा ये गॉसियन सरफेस होगा। तुम्हारी मर्जी, डिपेंड करता है। अब मान लो कि कोई एक चार्ज है, वो ऐसे करके लाइन पे रखा है, ऐसे लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, और उससे मुझसे फ्लक्स पूछा कि बताओ यहाँ से कितना फ्लक्स पास आउट होगा, तो तुम पूरी तरह से फ्री हो भाई कि इस पूरे चार्ज को एक गॉसियन सरफेस में रखो। अब गॉसियन सरफेस पहली बार तो मैंने आराम से बना ली, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी चाह तो डिस्ट्रीब्यूट, अब क्या करूं, तो देखो यही पे लिखा सिमेट्रिक कंसीडरेशन, यही है काम की, कि जिस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो उसके अकॉर्डिंग तुम गॉसियन सरफेस बना सकते हो। तो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा जूम करूं तो सर पता है ये लाइन मुझे एक सिलेंडर के फॉर्म में दिखाई देगी, इसीलिए मैंने एक गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल चुन लिया। अब देखो पूरा चार्ज उसके अंदर आ गया, कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द आंसर, तो मैं बोलूंगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, कोई मुझसे से पूछेगा मैं बोलूंगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ गए? ठीक है, अब यही कंसंट्रेशन हम यहां यूज करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। अभी मैं यहां गॉस थ्योरम नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि चार्ज पूरी तरह से क्लोज ही नहीं है, ठीक है, नीचे तो सरफेस है पर ऊपर कोई सरफेस नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिमेट्रिक कंसीडरेशन, मैं क्या करूंगा, चार्ज को पूरा बंद करना है। तो देखो ये हेमिस्फीयर से बंद है, तो आधा स्फीयर में ऊपर भी बना दूं क्या? अभी देखो ये पूरा चार्ज बंद हो गया, अगर ये पूरा चार्ज बंद हो गया तो यहां से फ्लक्स का आंसर क्या, q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, क्या आंसर q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या बात समझिए? लेकिन मुझे तो आंसर हेमिस्फीयर से बताना है, मुझे आंसर देखो यहां पे बोला कि आपको बस हेमिस्फेरिकल सरफेस से बताना है, केवल हेमिस्फेरिकल सरफेस से बताना है। तो सर अगर पूरा बंद होता तो ये आंसर आता, लेकिन आधे से बंद होगा तो पूरे रिजल्ट को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, दैट्स योर आंसर। क्या बात समझ में? पूरे से q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आधे से कितना, q बाय एप्सिलॉन नॉट, फिनिश। आगे बात समझ में सीखे क्या? चलो अब ऐसे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ध्यान से। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस चार्ज प्लेस्ड द वन फेस ऑफ द क्यूब। मुझे फ्लक्स निकालना है सरफेस से, और मुझसे बोला जा रहा है कि चार्ज को हमने प्लेस किया है वन फेस ऑफ द क्यूब, क्यूब की एक फेस पे। तो सबसे पहले तो भाई क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। देखो ये मैंने क्यूब बना लिया, यहाँ पे ये बन गया मेरा क्यूब, ओके। तो जैसे मेरा क्यूब बन के तैयार हुआ, ये मैंने अच्छे से बना, ओके। अब इस क्यूब के एक फेस पे रखा है मेरा चार्ज, देखो यहाँ पे ये रखा मैंने क्यूब। अब जरा समझना, ये ऐसे क्या हो गया, फेस हो गया। अब इस फेस पे जब मैं चार्ज रखूंगा तो देखो चार्ज का आधा पार्ट तो अंदर हो गया, लेकिन आधा पार्ट तो बाहर रहेगा। क्या बात समझ में आ रही? क्या बात समझ में आ रही? क्लियर हो रहा? मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई एक, आप ऐसा समझो कि कोई छोटी सी बॉल हो गई, ठीक है, कोई छोटी सी बॉल हो गई, और उसको तुमने ऐसे ले जाके पॉइंट चार्ज को ऐसा सरफेस पर रख दिया, तो सरफेस का जो आधा पार्ट होगा, सॉरी जो चार्ज का आधा पार्ट होगा, ऐसे करके ये तो इसके अंदर आ गया, लेकिन आधा वाला पार्ट तो देखो अभी भी बाहर है। तो क्या तुम गॉस थ्योरम लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। यही तो पीछे सिखाया मैंने कि चार्ज का हाफ पार्ट तो ओपन था, तो नहीं लगा पाए, वैसे यहाँ पे भी नहीं लगा पाओगे। तो ऐसा क्या करेगी, पूरा चार्ज इंक्लोज हो जाए। तो सर इसके लिए जानते क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक और क्यूब ला के रखना पड़ेगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल रखना पड़ेगा, तब हमारी बात बन पाएगी। क्या बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? क्या मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर हुआ? तभी हम इस पार्ट को यहाँ पे ऐड ऑन कर पाएंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक ये बनेगा नहीं। मतलब इसके जस्ट बगल में मुझे एक क्यूब एनी हाउ रखना ही पड़ेगा सर। और जैसे तुम इसके बगल में एक क्यूब और रख दी तो देखो ये पूरा चार्ज इधर तो क्यूब था ही, इधर कवर करने के लिए एक और क्यूब रख दी, तो टोटल 2 क्यूब हो गए। क्या बात समझ में? और जैसे तुमने रखा ये पूरा चार्ज क्लोज हो गया। अब इससे मिला के फाइनली इससे मिला के आंसर तुम्हारा फ्लक्स का क्या बनना चाहिए सर? क्यूब एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्वेश्चन तो पूछा था, क्वेश्चन तो केवल एक क्यूब से पूछा था। अगर एक क्यूब से क्वेश्चन पूछा था तो मेरा आंसर क्या हो जाना चाहिए सर? क्यूब बाय क्यूब एप्सिलॉन नॉट। मतलब 2 को मिला के आया तो 1 का कितना आएगा? हो गया। क्या बात समझ में? इजी हुआ? समझ में? क्लियर? गेट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लैरिटी हुई क्या सर? क्लैरिटी हो गई? तो अगर क्लैरिटी होगी तो सर इसको हम थोड़ा सा इधर किनारे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमने फिनिश कर दिया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन का पार्ट देखो क्या बोलेगा। चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो फिर से चलें सर क्यूब बनाते हैं हम लोग। आ जाओ। तो देखो ये मैंने यहाँ पे क्यूब बनाया, थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे फॉर्म किया भाई आपका क्यूब। ठीक है, ऐसे करके बन गया क्यूब। अब इस क्यूब के कॉर्नर पे, किसी एक कॉर्नर पे ये यहाँ पे चार्ज रख दिया। अब जरा देखो क्या चार्ज का पूरा पार्ट क्लोज हो गया है? कॉर्नर पे रखा किनारे पे, क्या चार्ज का पूरा पार्ट क्लोज है? तो नहीं सर, नहीं। मतलब कुछ पार्ट अंदर है। तो देखो कितना पार्ट अंदर है। तो देखो भाई तुम्हारा ये चार्ज ऐसे थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं सर्किल का पार्ट है, ठीक है। अब किसी कॉर्नर पे रखे हो तो भाई वो कॉर्नर कुछ ऐसा होगा, मतलब इतने से पार्ट को कहीं कवर कर पा रहा होगा। कितनी बात समझ में? क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब थोड़े से पार्ट को कहीं कवर कर पा रहा होगा। तो बाकी बचा हुआ पार्ट कौन कवर करेगा? तो वो भी कवर करना पड़ेगा। पहले तो देखो कि भाई कैसे ये कवर होगा। तो ध्यान से समझो, अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूं, देखो ऐसे करके, तो एक पार्ट इधर वाला फ्रंट साइड का एक पार्ट तो देखो इधर से कवर हो गया, अंदर हो गया, एक तो कवर हो गया। बचे कितने पार्ट सर? 3 पार्ट। ये 3 पार्ट हमारे क्या है सर? ओपन है ओपन।
कितने पार्ट हमारे ओपन है, 1 2 और 3, ये 3 पार्ट ओपन है। अब सर अभी तो समझना, ये तो आगे की बात हो गई, ये वाला पार्ट तो आगे का हो गया, इधर साइड से पार्ट ओपन हो गया, अभी पीछे से भी तो कवर करना पड़ेगा, पीछे से भी तो कवर करना पड़ेगा, समझ गए। ये सर्किल का फ्रंट साइड है, ऐसे मान लो कि मैंने सर्किल बनाया, तो आगे वाले पार्ट को कवर करने के लिए 4 रखने पड़े तो कवर हुआ। अब ऐसे पीछे भी तो सर्किल है, उसको भी तो कवर करोगे, पीछे वाला पार्ट भी तो ओपन है, तो उसको भी कवर करने में 4 लगेंगे, यानी आगे का पार्ट कवर करने में मुझे 4 क्यूब बनाने पड़े, ठीक है। और पीछे का भी पार्ट कवर करने में फिर से मुझे क्या करने पड़ेंगे, 4 क्यूब बनाने पड़ेंगे। सर क्यूब ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम सिमेट्रिक कंसीडरेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्यूब वाले पार्ट से काम चल रहा है तो क्यूब से ही रिजल्ट निकालोगे, अगर और कोई वैल्यू रख दोगे तो फिर आंसर गलत होने लगेगा, वो उतना नहीं कवर करेगा। तो क्यूब, एक क्यूब जितना पार्ट कट करा, दूसरा क्यूब रखने पे उतना कवर करेगा, फिर तीसरा भी उतना कवर करेगा, तो ऐसे सिमेट्रिकल कहानी बनेगी। यानी 4+4 जब मैं इसके ऊपर रखूंगा, एक क्यूब यहाँ रखा, एक क्यूब यहाँ रखा, फिर समझना इसके जस्ट बगल में एक क्यूब रखा, फिर इसके पीछे रखा, ऐसे करके 4 क्यूब रखे, तो यानी टोटल कितने क्यूब यूज हो गए, 8 क्यूब, तब जाके ये पूरा चार्ज का पार्ट क्या होगा, कवर होगा। तो अगर मैं 8 क्यूब से, पूरे 8 क्यूब से आंसर लिखूं तो क्या आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्वेश्चन ने तो तुमसे पूछा है केवल एक क्यूब का, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट को 8 से डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ गया। क्या बात समझे, क्या ये सिमेट्रिकल कंसीडरेशन समझ में आया, क्लियर हुई बात सबको। ओके चलिए थर्ड पार्ट पे चलिए देखते हैं, हमारा तीसरा थर्ड पार्ट हमारा क्या है। चलो इसको जरा थोड़ा सा किनारे करते हैं, आ जाओ उधर, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट पढ़ो, चार्ज प्लेस्ड एट द एज ऑफ द क्यूब। तो फिर से मैं क्यूब बना के दिखाऊं तुम्हें, और इस बार मुझे कहां पे रखना है, एज पे रखना है, ठीक है। रखा मैंने यहाँ पे, तो ये होगी कोई एज, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, देखो ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका पार्ट कुछ कवर हुआ, अब देखना सरफेस पे ऐसा रखा एज पे, ऐसे करके ऐसे रख दिया, ऐसे करके सर्किल लग गया यहाँ पे, तो इसका थोड़ा सा पार्ट तो अंदर आ गया, लेकिन थोड़ा सा पार्ट तो भी पीछे है, और ऊपर का पार्ट भी ओपन है। तो समझो इसका ऊपर का पार्ट कवर करने के लिए मुझे ऊपर एक क्यूब रखना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में, क्या इतनी बात समझ में, ऐसे है, ऐसा सर्किल है, इसके ऊपर रखा तो कवर हो गया। अब इसके पीछे वाला जो पार्ट रखा है उसके पीछे भी क्यूब रखना पड़ेगा, मतलब इसके जस्ट पीछे मुझे एक क्यूब रखना पड़ेगा। आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि मैं इसके जस्ट पीछे एक क्यूब रख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसके जस्ट पीछे एक क्यूब रख दिया, तो पीछे का एक पार्ट कवर हो गया, कवर हो गया, आई बात समझ में। अभी ऊपर का एक पार्ट हमने कवर किया था, लेकिन इधर का पार्ट तो बचा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक क्यूब रखेंगे। देखो मैं फिर से समझाता हूँ, बहुत जल्दी से ध्यान से समझना। देखो ऐसे करके मेरे पास एक छोटा सा क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसका जो पीछे वाला पार्ट है उसको कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्यूब रख दिया, इसके पीछे वाला पार्ट कवर हो गया। अब बचा ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ऊपर का पार्ट। अब ऊपर का पार्ट कवर करने के लिए एक क्यूब ऐसे मैंने रखा, इस जगह से इस जगह, इसके ऊपर एक क्यूब रखा तो कवर हो गया। अब जो पीछे वाला पार्ट ओपन था वहां पे भी तो थोड़ा सा बचा है, तो इसके ऊपर भी मुझे एक क्यूब रखना पड़ेगा। यानी टोटल कितने क्यूब रखने पड़ेंगे सर, 4 क्यूब रखते ही क्या होगा, ये पूरा सर्किल, पूरा चार्ज क्लोज हो जाएगा। तो इन 4 से मिला के तुम्हारा आंसर क्या बनता है भाई, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें तो आंसर 1 से देना है, तो 1 का आंसर क्या बनेगा भाई, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आ गई। इस तरह से हम सिमेट्रिक कंसीडरेशन को यूज करते हैं, और ऐसे कोई भी ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम सॉल्व कर पाएंगे। क्या बात समझ गए आपने, ओके। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेज। फिर से थोड़ा सा और डीपली जाने के लिए हमने बात की। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ईच फेज if the charge placed at the center of the cube। तो फिर से मैंने क्या किया भैया, क्यूब बनाया, क्यूब बड़ा फेवरेट है इन लोगों का, इसलिए हम क्यूब को यूज कर रहे हैं। चार्ज किधर है, सेंटर पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ईच फेज से बताओ, है ना, प्रत्येक हर एक फेज से बताओ कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो पहले बताओ पूरे क्यूब से कितना होगा, क्यूब एप्सिलॉन नॉट, कितने होगा, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन कह रहा है बस एक फेज का बताओ कि हर एक फेज से कितना होगा। तो मैं कहता हूं चलो 6 एक फेज से, तो टोटल फेज कितनी है 6, तो एक से कितना निकलना होगा, क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ गए, खत्म हो गया। किसी भी फेज से देखोगे तो यही आंसर आएगा। सबसे क्यूब एप्सिलॉन नॉट था, टोटल 6 पार्ट थे, 6 पार्ट हो गए तो डिवाइड कर दें 6 से, फिनिश हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आओ, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अब फिर से मुझे क्यूब मिला, ठीक है, ये मिला मुझे यहाँ पे क्यूब ऐसे करके, और इस बार चार्ज वापस कहां पे है, कॉर्नर पे। तो याद करो अभी हम कॉर्नर का पहले से आंसर निकाल चुके हैं। क्या आया था कॉर्नर का आंसर, 8 एप्सिलॉन नॉट, याद है, यही था फ्लक्स का आंसर, अभी पीछे किया हमने, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि हमें पता है कॉर्नर से आंसर नहीं चाहिए, हमें इस क्यूब के हर एक सरफेस का आंसर चाहिए। हर एक सरफेस का आंसर बताओ कितना होगा, ये बताओ, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, ध्यान से, ठीक है। देखो मेरे पास क्यूब में साइड ऐसे मिलती है मुझे, ऐसे करके दिख रही, देखो ये जैसे यहाँ पे क्यूब हो गया, दिख रहा सबको, एक फेस ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। तो जब ये चार्ज अपनी फील्ड लाइंस बनाएगा,
जब ये चार्ज अपनी फील्ड लाइंस बनाएगा, ये वाला, तो देखो इसकी फील्ड लाइन कैसे लिखेंगे, एक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी। मैं पूरा फिर से एक बार तुम्हें क्यूब बनाता हूँ ताकि तुम इसे बहुत अच्छे से समझो। देखो ये मैंने फिर से तो वापस क्यूब बनाया, ये मैंने यहाँ तुम्हारा चार्ज रखा। अब इस चार्ज से फील्ड लाइन देखो, एक फील्ड लाइन तुम्हें ऐसे जाती दिखेगी, हाँ सर, एक फील्ड लाइन तुम्हें ऐसे जाते दिखेगी, बिल्कुल सर, एक फील्ड लाइन देखो, समझना एकदम ध्यान से, ये ऊपर वाली यहाँ से रखा है, इस ऊपर वाली सरफेस से ऐसे गया चार्ज, ये बगल वाली से ऐसे गया चार्ज। अब इधर वाली सरफेस से भी देखो सेम वैसे ही चार्ज क्या होगा, वहां से पास आउट करेगा। तीन फेसेस देखो टोटल कितना है, 6 फेस सर, 1 2 3 और 4। क्या ये फेसेस तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, एक उधर का फेस एक इधर का फेस। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से समझना कि क्या हो रहा है। ये ऊपर वाले फेस से मैंने फील्ड लाइन ऐसे जाते दिखाई, अब इधर वाला जो फेस है इस तरफ वाला, उससे फील्ड लाइन ऐसे जाते दिखा रही। अब जो इधर वाला फेस है ये वाला, इससे भी तो सर फील्ड लाइन ऐसे जाएगी। मतलब मैं थोड़ी देर में ऐसा बता दूं कि देखो यहां से, तो तीन फेसेस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या हो रही, पैरेलल हुई। तीन फेस से हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है सर, पैरेलल हो जा रहा है। किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ऐसी कंडीशन में फ्लक्स का जो रिजल्ट है वहां से जीरो हो जाएगा। वहां से कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब तीन फेस से तुम्हें फ्लक्स नहीं मिलेगा, सिर्फ तीन फेसेस से बचेगा। ठीक है, तीन फेस का फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। अब कितना फ्लक्स बना रहा है, सिर्फ तीन ही फेस फ्लक्स बना रहा है। क्या बात समझ में आई? अब मैं अगर कहूं कि कॉर्नर का पूरा फ्लक्स का रिजल्ट Q बाय एप्सिलॉन नॉट 8 टाइम्स है, मतलब 8 और फिर एप्सिलॉन नॉट, तो 8 क्यूब के कितने सरफेस, कितने फेसेस ही फ्लक्स बना रहे सर, केवल तीन ही, बाकी नहीं बना रहे। तो मैं यहाँ क्या करूँ सर, 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 3 24 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स योर फाइनल रिजल्ट। क्या बात समझ गए? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? गेट इट? ओके, तो बढ़े आगे फिर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी हमने ट्रिक सॉल्व कर लिया है, और इस बात को बहुत अच्छे से समझोगे, ध्यान से फोकस करोगे तो समझ में आ जाएगा। हो सकता है एक बार में तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो या बिल्कुल लॉजिक नहीं लग रहा हो कि कैसे हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा, बट 2 से 3 बार देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। खुद से करो, 2 से 3 बार खुद से करो, 100% आएगा। अगला क्वेश्चन, a wire AB of length L has linear charge density lambda is equal to kx, where x is measured from the end A of the wire. This wire is enclosed by a Gaussian surface. Find the expression for the electric flux through this surface. ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए समझो कि मुझे एक वायर दिया गया, ये बिल्कुल अगले टाइप का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, डिफरेंट है। एक वायर है जिसका नाम हमने ए भी लिया है, और बोला गया लेंथ आपको मेजर करनी एंड ऑफ द वायर ए से, तो मैंने लेंथ को एल मेजर कर लिया। ठीक है, यहां तक बात समझिए। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला कि इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब यहाँ पे चार्जेस को क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, और चार्ज किसी लाइन पे होता है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी सर, लैम्डा, और कैसे वे वेरिएट करें, kx। ध्यान से देखो, लैम्डा इज इक्वल टू kx, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में बढ़ूंगा x की वैल्यू बदलेगी, और जब x की वैल्यू बदलेगी तो चार्जेस का अमाउंट भी बदल जाएगा, चार्जेस का अमाउंट भी बदल जाएगा। क्या बात समझे? मतलब अगर यहाँ पे एक एक चार्ज रखा हो तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, चार्ज ज्यादा होता जा रहा है, चार्ज ज्यादा होता जा रहा है, चार्ज ज्यादा होता जा रहा है, यहाँ और ज्यादा हो गया, यहाँ और ज्यादा हो गया। क्या बात समझ रहे हो? क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू तुम बढ़ाओगे, देखो लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही, मतलब वेरिएबल डेंसिटी है यहाँ पे लैम्डा की। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझो। मैं मान लेता हूँ भाई कि यहाँ से यहाँ तक कोई x की वैल्यू, तो अब मैं कहूंगा क्योंकि मेरा रिजल्ट वेरिएबल है, मेरा रिजल्ट क्या है, वेरिएबल है, तो मैं अगर इतने x पार्ट का केवल q निकालना चाहूं तो मैं कह रहा हूं भाई dq। ठीक है, मैं छोटा सा कोई पार्ट यहाँ पे कट कर लूं, dx जैसा, छोटा सा dx, तो इस dx वाले पार्ट में कितना चार्ज होगा, dq होगा। सर लैम्डा का फार्मूला क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, पहले देखो, लैम्डा इज इक्वल टू q बाई l होती है। कितना होती है, लैम्डा इज इक्वल टू q बाई l। अब मैं सिर्फ छोटे से पार्ट की बात करना चाहता हूं, सिर्फ मैं छोटी सी बात की, तो मैं बोलूंगा लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl। मैंने कहा मैं x पार्ट की बात करना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dx। अब मैं यहां से dq निकाल सकता हूं, क्या मैं यहां से dq निकाल सकता हूं, तो मैंने कहा dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो आगे क्या, लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, kx dx रख दिया। अब मुझे पूरा चार्ज चाहिए, जब तक चार्ज नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी सर। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा है ये किसी एक गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हुआ है, और सर यहाँ से फ्लक्स निकालने का फार्मूला होता है q एप्सिलॉन नॉट। मतलब मुझे q चाहिए, q जब तक होगा नहीं, हम फ्लक्स नहीं बताएंगे, तो मुझे q निकालना है। अगर q निकालना है तो क्या करो इसे भैया, इंटीग्रेट कर दो, kx dx। सर ये तो पूरा q हो गया, यहाँ से जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर दिया, अंदर क्या बचेगा, kx dx। अब जरा ध्यान से देखो, क्या मुझे सिर्फ x पे आंसर बताना नहीं सर, मुझे तो यहाँ से शुरू करना, पूरी l लेंथ को ऐड करना। तो मैंने कहा 0 से l तक हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो x dx का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, फार्मूला लगा इंटीग्रेशन का, ये आंसर तुम्हारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे लिमिट लगा दो 0 से l तक, यहाँ पे लिखा हुआ है kl। तो ध्यान से देखो, एक बार अपर लिमिट में l पुट करोगे, एक बार 0 पुट करोगे, तो तुम्हें मिलेगा kl स्क्वायर बाय 2, और माइनस में पूरा पार्ट 0 हो गया, यानी नेट q का आंसर भाई देखो ये आ चुका है।
आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए भाई, फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स निकालने का बस सिंपल तरीका भाई, क्यू लाओ रखो, तो लिखो KL स्क्वायर अपॉन में 2 और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, खत्म हो गया भाई, ये भी आंसर आ गया। सिंपल था। अब ऐसे कभी कोई वायर मिलेगा इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए dq निकालना है। ठीक है, क्यों निकालना है, क्योंकि देखो लैम्डा की वैल्यू x डिपेंडेंट थी, जैसे जैसे x बदल रहा था लैम्डा की वैल्यू बदल रही। लैम्डा बदलने का मतलब कि चार्जेस का जो रखने का टर्म है वो चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है, और x बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। समझ गए बात को, इसलिए हमने यहाँ से dq से सॉल्व किया। अगर यहाँ पे सिंपल सा लैम्डा दिया होता, वेरिएबल वाला ना होता, तो हम बस एक लाइन में लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू q बाय l, मल्टीप्लाई करते और आंसर ले लेते हैं। लेकिन वेरिएबल था इसलिए हमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ी। क्या बात समझी? चलो नेक्स्ट पार्ट पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो कोई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम जो भी पीछे क्वेश्चंस कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको इन क्वेश्चंस से प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आप तैयार हो इन क्वेश्चंस के साथ। चलो पढ़ो। S1 एंड S2 आर टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स इंक्लोजिंग चार्ज Q एंड 2Q। देखो यहाँ पे दो स्फीयर दिए हैं S1 और S2, पहले वाले ने कितना चार्ज इंक्लोज किया, कि दूसरे वाले ने कितना किया भाई 2Q। ठीक है, आगे रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। पहला पार्ट क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 एंड S2। S1 और S2 से कितना फ्लक्स पास आउट होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है भैया। S1 का फ्लक्स देखो कहां है, S1 ये छोटू वाला, छोटू के अंदर कितना चार्ज है Q है, डिवाइड किससे करोगे एप्सिलॉन नॉट से। इसके बाद फिर किसका नंबर आएगा, S2 का नंबर आएगा। किसका नंबर आएगा, S2 का नंबर आएगा। तब S2 का लिखो तो भैया कौन है S2 वाला, ये S2 के अंदर कितना चार्ज है, तो तुम कहोगे सब दौड़ के 2Q, और यही गलत हो जाएगा। देखो क्वेश्चन दिमाग लगा दिया, बोला S1 एंड S2 आर टू कॉन्सेंट्रिक स्पेस इंक्लोजिंग चार्ज Q एंड 2Q। वो बोला वो Q कर रहा, वो 2Q कर रहा है। अब ध्यान से देखो, गॉस थ्योरम कहती है कि उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज हो वो सब लेके आओ। अब भाई इस सरफेस के अंदर S1 सरफेस नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, अब इसके अंदर का जो चार्ज होगा वो भी तो इसी के अंदर आएगा ना, इसलिए 2Q प्लस Q, टोटल हो गया 3Q बाय एप्सिलॉन। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? 2Q रखोगे गलत हो जाएगा, नेट चाहिए अंदर कितना रखा हुआ है, तो सब Q से Q कटा, आंसर पता। ठीक है, आई बात समझ में? क्या क्या बात समझ में आई आपको? क्लैरिटी मिली? मैंने क्या कहा, क्या समझाया? ठीक है, तो अब अगली बार ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 2Q मत रख देना, अंदर नेट जितना भी हो वो सब लिखना पड़ेगा, वो सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देखो क्वेश्चन अगला सेकंड है। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 change if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S1 in the place of air। ठीक है, अब मैं S1 को अलग कर लेता हूँ, देखो थोड़ी देर के लिए। और S1 में क्या किया गया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाके इन्होंने रख दिया। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, K, पहले एयर थी और अभी K को रख दिया। तो अभी मेरे आंसर में क्या फर्क पड़ेगा, तो ध्यान समझो कि जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क पड़ता है। किसमें फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ता है। जरा देखो भाई, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर E डॉट ds टाइप का। ठीक है, अब समझना, अभी जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरी वो क्या होगी, K टाइम्स ड्रॉप करगी। कितने टाइम्स ड्रॉप करगी, K टाइम्स। अब K कांस्टेंट उसे बाहर लियो, अंदर क्या बचेगा, वेक्टर E डॉट ds बचेगा वेक्टर E डॉट ds। ठीक है, अब भाई वेक्टर E डॉट ds इज इक्वल टू क्या होता है, Q एप्सिलॉन नॉट होता है। सिंपल सी बात है। कितना चार्ज रखा था भाई, कैपिटल Q रखा था, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा। अब यहाँ से समझना, पूरे आंसर को देखो, पूरे आंसर को देखो, ये वाला पूरा रिजल्ट, ये वाला पूरा रिजल्ट किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पे भी 1 बाई क्या है, तो सर यहाँ पे भी 1 बाई क्या आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको देखो पूरा लिखता हूँ, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, पूरे रिजल्ट K से डिवाइड हुआ तो आपके आंसर में भी K से डिवाइड हो जाएगा। क्या बात समझ गए? खत्म हो गया, इजी, गेट इट? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं सर। चलो अब कौन सा क्वेश्चन करना है, थर्ड। अच्छा थर्ड वाला पढ़ते हैं, तृतीय क्वेश्चन करना। ओके, लिखो क्या, हाउ विल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज। फिर से S1 का चेंज पूछ रहा है, इफ अ मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is introduced in the sphere inside S2 in place of air। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है भैया सुनो, अभी S2 में भरो, S1 में तो भर लिया, अभी S2 में रखो। अच्छा ठीक है, तो हम S2 वाले स्फीयर में रखेंगे। ध्यान समझना, मैंने ले लिया भाई S2 वाला स्फीयर, अंदर हमारा S1 वाला, तो S1 में कुछ नहीं करो, S2 वाले में ही करो। S2 वाले में हमने K भर दिया। ठीक है, और अब कह रहे हैं बताओ S1 में क्या फर्क पड़ेगा, तो भाई S1 क्या कहेगा, S1 से तुमको फ्लक्स चाहिए, S1 से तुमको फ्लक्स चाहिए, अंदर रखा है कितना चार्ज भाई, Q चार्ज रखा है, यहाँ कितना रखा है 2Q। S1 से कहोगे फ्लक्स बताओ, तो S1 क्या कहेगा, भैया हमारे पास कितना चार्ज है, हमारे पास Q चार्ज है। हम क्या फिर कहेगा फ्लक्स से डिवाइड कर दो, डिवाइड हो गया। क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि इसके अंदर तो एयर भरी, तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आई बात समझ में? भाई तब की बात तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे मीडियम था, अब की तो एयर ही है ना। दूसरे वाले में भरा तो इस वाले में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा भाई, नो चेंज। समझ गए बात को? ठीक है, ओके चलें अगले पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा, समझ में आ रहा है ना? ओके 100% समझ में आएगा और आपको इजी भी लगेगा, इजी से भी इजीएस्ट लगेगा, बस आप थोड़ा सा फोकस करो, जस्ट थोड़ा सा फोकस। पढ़ो, अ पॉइंट चार्ज प्लस q is placed at the center O of an uncharged hollow spherical conductor of
इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी, इनर रेडियस ए आउटर रेडियस बी, ठीक है। फिर फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द फॉलोइंग, क्या बताना है मुझे, the magnitude and sign of charge introduced on the inner and outer surface of the conducting shell। भाई देखो ये शेल है, शेल समझते हो ना, जैसा रिंग होती है आपके पास, रिंग होती है तो उसमें एक लोअर लेयर, ऐसे समझो जैसे रिंग है तो ये रिंग की ऐसे लेयर होगी, इतनी इतनी विड्थ है, तो ये इनर लेयर होगी या आउटर लेयर होगी, तो भाई यहाँ पे मेंशन हमने किया ये इनर लेयर होगी, ये कैसे होगी भाई हमारी आउटर लेयर होगी, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब इसके अंदर तुमने क्या रखा, तो एक हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया भाई, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या रखा हमने, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज, जैसे ही प्लस क्यू चार्ज रखोगे क्या होगा, इसके अंदर कौन सा चार्ज आएगा, तो ध्यान से समझो भाई प्लस क्यू है। अब ये अनचार्ज बॉडी को चार्ज कैसे करेगा, तो इसके लिए सर मेथड होता है हमारा इंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड काम करेगा, इंडक्शन। अब इस इंडक्शन मेथड से प्लस वाला माइनस चार्ज को क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट कर लेगा, तो इनर लाइनिंग पे देखो सारा माइनस चार्ज आ गया। अब इस सारे माइनस चार्ज की वजह से भाई देखो सारा इसने माइनस अट्रैक्ट कर लिया, तो अपर सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा, तो अपर सरफेस पे सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अपर सरफेस पे सारा कौन सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सर, ठीक है। एक साइड नेगेटिव, पॉजिटिव कैसे है भाई, प्लस वाला प्लस को रिपेल करेगा, तो प्लस वाले को दूर भेज रहा, माइनस वाला अटैक कर रहा, तो प्लस वाला ऊपर चला गया, माइनस वाला अंदर आ गया, ठीक है। कितना चार्ज आएगा, अगर कोई पूछे कि भाई इस पर कितना माइनस क्यों आया, तो भाई उतना ही क्यों आया जितना अंदर रखा था, कोई पूछे इस पे कितना प्लस क्यों आया, तो उतना ही आया जितना भाई अंदर था, समझ गए। इंडक्शन मेथड में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप होता है, बस साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज इनसाइड इनर, तो भाई देखो पहले वाले में इनर का आंसर क्या बताओगे, तो इनर का आंसर हो गया भाई माइनस क्यू, और आउटर वाले का आंसर क्या बताओगे भाई प्लस क्यू। क्या बात समझ गए, खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। चलो बी पार्ट करते हैं। The magnitude of electric field vector at a distance first r is equal to a by 2, कह रहे हैं r is equal to a by 2, a का भी आधा, और इस पे तुमको क्या निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ध्यान समझो मैं क्या करूं, a by 2 की बात हुई, ठीक है, तो मैंने ले लिया a by 2 और a by 2 पे सर्किल बना दिया। क्या बात समझो, देखो इस क्वेश्चन में करूंगा तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन समझो a by 2 यहां से ले लो और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी आधे पे, ठीक है। तो इसको इजीली सॉल्व करने के लिए का गॉस थ्योरम यूज करेंगे, तो हमने कहा कि भाई पता क्या करो, एक सरफेस बना लो। अब जैसे तुमने सरफेस बनाया तो देखो सरफेस के अंदर क्यू चार्ज आ गया क्या, क्योंकि वो तो सेंटर पर रखा था। अभी मैं तुमसे कहूं कि भाई फ्लक्स का आंसर यहाँ क्या, तो तुम कहोगे आराम से सर q बाय एप्सिलॉन नॉट, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो मैं कहूंगा भैया वेक्टर e डॉट ds। कहती बात समझ में, यही तो मैं बात कहूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो मैंने कहा q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले आओ, अंदर बचेगा आपका ds। अब जरा ds को इंटीग्रेट करो, तो अगली लाइन में ds क्या होगा, तो भाई सरफेस चाहिए, सरफेस है इसका, ये एक स्फीयर है, इसका क्या होगा सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया होगा सर 4 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर। अभी r की वैल्यू क्या है भाई a by 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे a by 2 का होल स्क्वायर। कितनी बात समझ में, अभी वाला पार्ट से इधर लेके चले जाइए आराम से, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे q, ठीक है। ध्यान से देखो क्या आएगा, पूरा पूरा पार्ट लेके आओ, तो भाई 1 by 4 पाई, ए वाले भैया का एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, फिर q ले लेते हैं a by 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, और नीचे 2 स्क्वायर है तो वो घूम के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4, यहाँ लिखूंगा मैं मैं यहाँ लिखूंगा a स्क्वायर। कितनी बात समझ में, स्क्वायर तो 4, तो ये तुम्हारा सर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। खत्म सर, कैलकुलेशन बस करना, छोटा सा काम था, हो गया, इजी था, ओके। अगर इजी था तो चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करें। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो, इसी का अगला पार्ट, r is equal to 2b। अब इन्हें कहाँ चाहिए, 2b पे चाहिए भाई, तो चलो देखो ये यहाँ तक तो b है, अभी 2b का होगा इसके बाहर होगा, तो अगर मैं यहाँ से तुम्हारे लिए 2b बनाऊं, ठीक है, 2b सरफेस तुम्हारे इधर होना चाहिए था, अगर मैं यहाँ से 2b बनाऊं तो देखो एक बड़ा सा सर्किल बनाना पड़ेगा ऐसा करके, ठीक है, इसकी डिस्टेंस होगी 2b, तो मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं, 2b मांगू, तुम्हें जहां मांगना है तुम वहां मांगो, तो मैं कहूंगा 5 इज इक्वल टू, अब मैं पूछूंगा भाई 2b के अंदर कितना चार्ज है, तो सर प्लस q भी तो रखा है, तो अभी भी वही आंसर है q बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो उतना ही है, इज इक्वल टू, फिर से वही करोगे वेक्टर e डॉट ds, तो e लिखूंगा मैं, इसके बाद क्या लिखोगे, इसका सरफेस एरिया। अब 2b के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया होगा सर फिर से 4 पाई r स्क्वायर, r इस बार क्या है सर 2b का होल स्क्वायर। चलो इन सबको इधर ले आओ भाई, तो मैं कहूंगा 1 by 4 पाई, ये वाले भैया का एप्सिलॉन नॉट साथ में लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा q डिवाइडेड बाय 2b का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। खत्म हो गया ये क्वेश्चन। क्या बात समझी, आ गया, इजी है, समझ में आ रहा सबको। क्वेश्चन देखने में ट्रिकी लग रहा है, थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, कैसे करेंगे, बट देखो सिंपल तरीके से सॉल्व होते चलते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस ही हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आप कर लोगे क्या इन्हें आराम से, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। वेरी गुड, सीख गए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन हम कवर करते हैं, ठीक है। चलो अब ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ भैया, इस पे जो है ऐसे स्टार हैश जो तुम्हें बनाने का मन करे वो तुम इस पे बना लेना, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग में मिलते हैं, मतलब लगभग 3 से 2.5 नंबर में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, 2.5 में तो 100% आपको देखने को मिलेंगे कंबाइन करके, ठीक है। ये क्वेश्चंस लॉन्ग के हैं और पूछे जाते हैं जबरदस्त, कई बार पूछे गए, इसलिए आप इनकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से रखिएगा। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या है,
The electric field components due to a charge inside the cube of side 0.1 meter are shown. Ex is equal to alpha x, where alpha is equal to 400 Newton per coulomb meter. Ey is equal to 0. Ez is equal to 0. ध्यान से आराम से बोला the electric field components due to the charge inside the cube. इसके अंदर कोई चार्ज रखा है, ठीक है, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखने को मिले. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिली Ex is equal to lambda x, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सर हमें मिल गई x डायरेक्शन में. अब देखो क्या y डायरेक्शन में कुछ है, तो y डायरेक्शन में कह रहा है फील्ड नहीं है, z डायरेक्शन में कह रहा है फील्ड नहीं, तो यानी केवल x डायरेक्शन की फील्ड है. अब जरा x डायरेक्शन की फील्ड को देखो, तो कह रहा है Ex is equal to lambda x. Ex is equal to बोलना है भैया lambda x. अब जरा ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू 1 2 3 4 5 बदलोगे तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी तुम्हारी वेरिएबल है, कैसी है वेरिएबल. ओके, अब यहाँ पे जो लैम्बडा की वैल्यू है, सॉरी अल्फा की वैल्यू 400 न्यूटन पर कूलम दिया गया है, ठीक है, तो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें दे दी जाती है. आपको हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ गिवन रहेगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं. सर क्या चाहिए इनको, उस पे बात करते हैं. कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब. इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स पास आउट होगा ये हमें निकालना है, ठीक है. तो अब आपकी क्यूब में कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है. कितनी सरफेस होती है, तो सबका पहला एरिया वेक्टर बना लो. इसका एरिया वेक्टर सर इस तरफ, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर नीचे. अब जो आगे और पीछे सरफेस बची है उसका एक एरिया वेक्टर आपकी तरफ, वो पीछे वाली का उधर से. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ. तो अब जरा देखो, क्या इसके साथ इसका एंगल 90 होगा, क्या इसके साथ इसका एंगल 90 होगा. एक जो एरिया वेक्टर आपकी तरफ था इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फिर 90 हो गया, एक एरिया वेक्टर से पीछे की तरफ था इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से एंगल 90, यानी सारी सरफेस से 90 हो गया. अब किससे 90 नहीं हुआ, इस सरफेस के साथ जोड़ो तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और इनका एरिया वेक्टर भी इधर. इस वाले सरफेस के साथ जोड़ो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर इधर, यानी इसके बीच का एंगल हो गया 180 और इसके बीच का एंगल हो गया कितना, 0 डिग्री. मतलब बस यही दो सरफेस है जो फ्लक्स बनाएंगी, बाकी सब क्या होगी, 0. तो अब ये याद रखना कि जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, क्यूब का ऐसे, और जिस डायरेक्शन की फील्ड हमें दे दी जाए, जिस डायरेक्शन की हमें फील्ड दे दी जाए उसके परपेंडिकुलर में जो सरफेस रहेंगी बस उन्हीं सरफेस से फ्लक्स बनाना है, बाकी सबको क्या कर देना 0, ठीक है. तो मैं एक को नाम दे दूं राइट वाला सरफेस और एक को मैं नाम दे दूं लेफ्ट वाला, ठीक है. तो मैं यहाँ से कहूंगा कि भाई फाई नेट कैसे बनेगा, तो मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट और राइट के दोनों लोगों को ऐड कर दो. अब फ्लक्स का फॉर्मूला ओपन करूं तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, वेक्टर E डॉट S प्लस वेक्टर E डॉट S. दोनों को ओपन करें तो पहले को ओपन करूंगा मैं E, ठीक है, अभी वैल्यू नहीं रखूंगा, बस एंगल ओपन कर रहा हूं. तो आया cos 180 ES cos 0 डिग्री. 180 का मतलब होता है माइनस ऑफ ES प्लस ये प्लस ऑफ ES. अब कट मत कर देना, क्यों कट नहीं कर दो, क्योंकि E की वैल्यू कांस्टेंट नहीं उड़ा दो, 0 कर दो. E की वैल्यू तो वेरिएट कर रही है, ठीक है, तो E की वैल्यू रखो तो क्या होगा भाई, अल्फा इनटू x, ठीक है, ध्यान समझना, अल्फा इनटू x इनटू s प्लस फिर से अल्फा x इनटू s. अब मैं सारी वैल्यू अच्छे से आपको रख के दिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना. माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है भैया 400 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, तो जरा देखो पहली सरफेस ये थी ना, ये कितनी डिस्टेंस पे पड़ गई तुम्हारे ओरिजिन से 0.1 पे, तो यहाँ क्या लिखोगे 0.1. फिर सरफेस का मतलब हो गया एरिया, तो भैया ये 0.1 है इसकी लेंथ, है ना, तो क्या होगा सरफेस का स्क्वायर करोगे, मतलब साइड का स्क्वायर करोगे तो एरिया आ जाएगा, यानी 0.1 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया. फिर लिखोगे प्लस अल्फा की वैल्यू फिर से रखे 400, अभी x की वैल्यू, अब देखो यही गलती हो जाएगी, इसी जगह गलती होगी, इस बात को ध्यान देना कि अब अगला सरफेस बेटा यहाँ पे और सेंटर से अभी कितना दूर है, तो 0.1 प्लस 0.1 यानी टोटल हो गया 0.2. बस यही गलती नहीं करनी, बाकी सब आसान हो जाएगा. सरफेस तो भाई वही हो गया, एरिया तो भाई 0.1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर. कितनी बात समझे. चलो अब तो मैं कैलकुलेशन आराम से करके दिखाता हूं, जो इसमें कॉमन हो वो बाहर कर लो, यही है कैलकुलेशन का इजीएस्ट वे. तो सर 400 मेरे को दिख रहा है और मेरे को 0.1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, बस जो बचा अंदर रखो. तो बचा तुम्हारे पास भैया 0.2 माइनस 0.1. कितनी बात समझे, ठीक है. फाइनल क्या बचेगा 400 into 0.1 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय 0.1, यही बचा. कितनी बात समझ में. अभी 400 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.1 0.1 0.1 से, ठीक है, यानी 0.1 के क्यूब से. तो डेसिमल देखो, दो स्क्वायर था तो इसके दो जीरो से फिनिश हो जाएगा, एक पॉइंट और बचेगा, तो फाइनल आंसर आएगा 0.4 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर. कितनी बात समझ गए. देखो ये हमने फ्लक्स कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया, ठीक है. तो आपको कैलकुलेशन में भी क्या करना है, इजी वे यूज करना है. ये नहीं कि हमें करना आ गया तो हम एकदम मुश्किल वाला मेथड करे डाल रहे हैं, कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन उड़ा डाल रहे हैं, पहले इसको पूरा सॉल्व किया फिर इसको सॉल्व किया फिर माइनस किया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. कॉमन करो, इजी करो, तभी तो हम जल्दी कर पाएंगे. भाई देखो एक्यूरेसी चाहिए, है ना, लेकिन स्पीड भी चाहिए, तभी तो आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, तभी ज्यादा नंबर आएंगे. बात समझे. चलो अब इसका सेकंड पार्ट क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था चार्ज इनसाइड द क्यूब. तो बताओ इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज था. तो सर सिंपल सी बात है,
फाई का फॉर्मूला क्यूब एप्सिलॉन नॉट, तो सर क्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, फाई ई इनटू एप्सिलॉन नॉट। क्या फ्लक्स को हम निकाल चुके हैं, हाँ सर 0.4 निकाला भी हमने। फाई इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इनटू 10 टू द पावर -12 होती है। चलो सर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 5 से कितना हो गया 20, 8 4 जा 32, तो सर ये 4 हो गया, 3 हो गया, 8 4 जा फिर से क्या हो गया 32 हो गया, ठीक है 32, और फिर से इसमें हमने कितना ऐड कर दिया भाई, कहाँ गया 3, तो हो गया 35, और एक पॉइंट ये लगा हुआ था, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 35.40 इनटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। अच्छा 2 पॉइंट है सॉरी, तो यहाँ पे एक पॉइंट इसका तो आ गया 3.4, यानी फाइनल 3.54 इनटू 10 टू द पावर -12 चार्ज है, तो सर कूल में खत्म हो गई कहानी। कितनी बात सबको समझ में इजी क्लियर हुआ सबको, डन। तो इस तरह का क्वेश्चन सर हमें ऐसे करना है, पहले बेसिक मेथड से चेक कर लेना किसमें क्या बचेगा, जो सर्कल बची वही ऐड करना। तो मैंने तुमको बता दिया, एक्स डायरेक्शन में हो तो एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाली ले लो, वाई डायरेक्शन में हो तो वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाली सरफेस ले लो, जेड डायरेक्शन वाली फील्ड हो तो जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाली ले लो। इन्हीं दो से बनाओ, हमेशा ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से स्पीड से, ताकि हम अगला क्वेश्चन भी कर पाए अच्छे से। पढ़ो क्या है, अ होलो सिलेंडर बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक होलो सिलेंडर है 1 मीटर लेंथ है इसकी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 दिया, प्लेस्ड इन अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन फिगर। भाई देखो 3 कोऑर्डिनेट x y और z, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय इज इक्वल टू 50xi, ये देखो क्या दिया 50xi कैप दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने कैप नहीं लगाया, बट यहाँ पे कैप है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं वैल्यू x की 1 2 3 4 5 6 करूंगा तो वैल्यू बदल जाएगी, हाँ मतलब ये भी वेरिएबल है। भाई देखो ध्यान से, जैसे जैसे बढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि x की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। आगे देखो क्या है, पहला क्वेश्चन, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, तो सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास आउट होगा, वही क्वेश्चन आ गया फिर से। तो चलो देखो, अब इस बार क्या है कि केवल शेप बदला है, कहानी पूरी वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे एक्स डायरेक्शन में तुम्हें पता है, ठीक है। अब पहले तीनों सरफेस देखो, कितने सरफेस होते हैं सिलेंडर में, 3 होते हैं भाई। देखो एक सरफेस ये हो गया, एक ये हो गया, एक कर्व वाला, इसका एरिया वेक्टर तुम्हारा इधर जाएगा, इसका एरिया वेक्टर तुम्हारा भाई इधर जाएगा, और इसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा परपेंडिकुलर। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल तो 90 बन गया, इसका एंगल तो भैया 0 डिग्री बन गया, और इनका एंगल कितना बन गया भाई 180, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेशन करें। तो इस बार जो आंसर बनेगा फ्लक्स का वो 3 सरफेस से बनेगा, ठीक है। 2 हमारी सरफेस कैसी है, कर्व्ड सरफेस है, सॉरी 2 कर्व, 2 हमारी प्लेन सरफेस है भैया, ऐसे देखो 2 प्लेन सरफेस है, और एक हमारी कर्व सरफेस है। तो पहली वाली प्लेन सरफेस को उधर ले लो, ठीक है। तो मैं इसको लिखूं E डॉट S, और एंगल कितना बना cos 0। फिर दूसरी इधर वाली ले लेता हूं, तो मैं लिखूं E S cos 180 डिग्री, प्लस फिर अगली वाली ले लेता हूं, तो E S cos 90 डिग्री, तो cos 90 तो भाई 0 हो गया। अब E S, तो E की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें 50, 50 के साथ क्या लिखना है x लिखना है। अब x की वैल्यू कितनी, तो देखो यहाँ से 1 मीटर, ये सरफेस कहाँ पे पड़ रहा है 1 मीटर पे, सॉरी पहली सरफेस कौन सी थी 0 ना, ये वाली यहाँ पे। तो 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, तो कितना हो गया 2 मीटर हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा 2, फिर मल्टीप्लाई s की वैल्यू लिखो, तो s देखो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करो तो -4 आ गया, फिर लिखेंगे प्लस। अब cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो भाई देखो पहले माइनस आ गया। e की वैल्यू लिखो 50, अब लिखो x की वैल्यू, तो पहली सरफेस कहां पड़ रही 1 मीटर पे, तो इसके लिखा होगा, फिर मल्टीप्लाई s की वैल्यू लिखो। अब s कितना होगा, तो भाई सरफेस एरिया दिया था तुमको 25, तो फिर से 25 हो गया, प्लस ये वैल्यू तो पूरी 0 होगी। अब फिर से वही करना सर, जो कॉमन मिले बाहर कर लो, तो 50 कॉमन मिल रहा है, 25 into 10 की पावर -4 कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा सर 2 - 1 बचेगा। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान हो गया। 2 - 1 कितना होता है भैया 1 होता है, ठीक है। 5 और 25 125 होता है, तो 0 हो गया, 10 की पावर -4 हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ज्यादा आगे हम क्या ही करें, तो ये फ्लक्स निकल के आ चुका है, हमारे पास आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो भाई वही क्वेश्चन होगा जो पहले किया, चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर, ठीक है। चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर, तो क्या लिखो एक लाइन में, phi is equal to q by epsilon naught। क्या लिखा, phi is equal to q by epsilon naught, सिंपल सी बात है। phi की वैल्यू क्या, तो तुम पहले निकाल चुके कितना 1250 into 10 to the power minus कितना भाई 4 is equal to चाहिए q, ठीक है। epsilon naught कितना होता है 8.85 into 10 to the power minus 12। चलो इधर ले आओ, तो 1250 into 8.85 into 10 to the power minus 12 और -4 कितना हो गया -16 is equal to कितना हो गया q हो गया। क्या यहाँ पे बात समझ में, ठीक है। अब 8.85 से करना तो सर ये तो बड़ा मेहनत का काम लग रहा है, ठीक है। फिलहाल आप करोगे, आप पूरा 8.85 से ही करोगे, मैं बस तुम्हें कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। मैं 1250 को इसे अप्रॉक्सीमेट कर लेता हूं, 5 हटाऊंगा 8.9 को लगभग मैं 9 मार के यहाँ पे एक सॉल्व कर देता हूं, तो मैं आपको आंसर का एक आइडिया दे दूंगा कि इसके नियर अप्रॉक्स आंसर हमारा बन के तैयार होगा। कितना हो गया भाई 45 और
ये हो गया भाई 2 और ये हो गया 11, ठीक है, और ये हमारे पास ये 0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 क्यूब, ठीक है। तो कुछ ऐसा आंसर आपके पास आना चाहिए, मतलब 11 की लाइन में कोई आंसर आएगा। ये 250 लिखा हुआ है, 9 से मल्टीप्लाई करने वैल्यू थोड़ी ज्यादा हुई है, 0.85 से करो यानी 0.15 की वैल्यू कम होगी यहाँ पे, ठीक है। तो 11250 से वैल्यू तुम्हारी थोड़ी सी कम आएगी, लेकिन 11 तो 100% आना ही आना है। क्या बात समझ गए? तो इस तरह से तुम्हारा ये आंसर देखने को मिलेगा। क्या बात समझ गए? क्लियर हुआ? तो ये हमारे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, इनके लिए हमें बहुत अच्छे से तैयार रहना है। तो हमने आज जो क्वेश्चंस किए वो सारे कैसे थे? गॉस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन थे। हमने उनकी डिपेंडेंसी सीखी, हमने उनका तरीका रखा, हमने वेरिएबल वाले भी क्वेश्चन किए। तो हमने हर तरह के क्वेश्चंस को क्या कर लिया? ट्राई कर लिया। आपको क्या करना है? इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो अब मैं आपको गारंटी देता हूं कि फ्लक्स में गॉस थ्योरम की हेल्प से किसी तरह का कोई न्यूमेरिकल आपका नहीं फंसेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से मेहनत करिए, खाते पीते रहिए। टाटा, बाय बाय।